नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है एक फुल एंड फाइनल में। आज आपको बता दें कि आज हम आपके सामने बहुत 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 बड़े एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। कोरोना ने बर्बाद कर दिया, यकीन मानिए कोरोना ने बर्बाद कर दिया है। और देश में इकोनॉमी का जो हाल है, जो इसमें जो हालात का हाल है, उन सारी चीजों को लेकर कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत सनसनीखेज खबर भी है ब्लैक फंगस को लेकर। शुरुआत में आइए सीधे चलते हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं आज के शो में क्या है। आइए जरा बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों को, कोरोना ने बर्बाद कर दिया है, ये बड़ी खबर है। क्यों? प्ले करें इसको यहां पर। पहली चीज, कितने करोड़ लोग कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए, क्या आप जानते हैं? जूम इन करें इसको जरा। कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए सिर्फ कोरोना काल में? आंकड़े सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए। इसको जूम इन करें जरा। कितने करोड़ लोग कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए? कितने डॉक्टर्स की कोरोना की दूसरी लहर में जान चली गई, क्या आप जानते हैं ये बात? हैरान हो जाएंगे आप सभी लोग निश्चित तौर पर। नेक्स्ट चेंज करें। तीसरा सवाल, कितने करोड़ लोग कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगार हो गए? क्या आप जानते हैं कितने करोड़ लोग दूसरी लहर में बेरोजगार हो गए? हैरान हो जाएंगे जब हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट चेंज करें। एक और सवाल, वो बड़ा सवाल है, कितने राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस महामारी फैली? कितने राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस की महामारी फैली? ये चार सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, और वो है कि देश में तबाही मचा रहे ब्लैक फंगस पर एक्सक्लूसिव खबर। 2018 में ही म्यूकोरमाइकोसिस पर की गई थी बड़ी भविष्यवाणी। ने अपनी किताब में दी थी सीधी चेतावनी। डॉक्टर चंदन ने लिखा था कि आने वाले सालों में भारत को बर्बाद कर देगा म्यूकोरमाइकोसिस। 3 साल पहले डॉक्टर जगदीश चंदन ने किया था ब्लैक फंगस महामारी का दावा। मैं चाहूंगा इसके बगल में शॉर्ट चलाएं, जो उनकी किताब है उसके शॉर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए आप, 2018 में ही उनकी किताब में इस बात का जिक्र हुआ था कि जो ब्लैक फंगस है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी महामारी बनने वाला है 2018 में। डॉक्टर जगदीश चंदर, और डॉक्टर जगदीश चंदर अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मानव मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो ये खबर को ब्रेक कर रहे हैं। उनके पास जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं। उनकी जो किताब है, उस किताब की ये देखें आप, उस किताब को आप देखें, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये वही किताब है जो जिसमें 2018 को ये कहा गया था। मानव मेरे सहयोगी जो हैं वो इस खबर को ब्रेक करने जा रहे हैं। मानव के पास जाने से पहले एक बार फिर से ये देखें, द टेक्स्ट बुक्स ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी। इसमें यह कहा गया था कि 2018 में भारत में एक पैंडेमिक आएगा, और उसमें कहा गया था 2018 में कि भारत में अगला पैंडेमिक होगा ब्लैक फंगस। मैं सीधे चलूंगा, मानव मेरे साथ है। मानव, ये खबर आपकी है, आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, बताइए क्या क्या जानकारी है। निशान, देखिए, डॉक्टर जगदीश चंदर जीएमसीएच चंडीगढ़ में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, और फिलहाल वो चंडीगढ़ में जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनकी देखभाल में लगे हुए हैं, उनके ट्रीटमेंट में कैसे किया जाए वो सब सारी चीज़ हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने 2017 में इस किताब में लिखा था कि जिस तरीके से भारत में और खासकर दक्षिण एशिया में जो डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, वो आने वाले समय में एक महामारी का रूप लेंगे, और भारत में जो आपका ब्लैक फंगस है वो एक तरह से तबाही लेके आएगा आने वाले कुछ सालों में। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरह से प्रेडिक्शन थी वो अब सच होती साबित दे रही है, क्योंकि 2 से 3 साल के बाद कोरोना आया, और कोरोना ने फिर ब्लैक फंगस को इतना भयावह रूप दे दिया कि अब हालात हम सबके सामने हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमारे साथ हमारे खास शो में, मानव आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास शो में जो मेहमान आ गए उनसे पहले आइए सीधे इस बिग बॉल पर मैं बता दूं, म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर 2018 में प्रेडिक्शन आ गया था कि ये महामारी होगा। ब्लैक फंगस से बड़ी तबाही का खतरा 2000, बल्कि होना यह चाहिए था कि ब्लैक फंगस के बारे में पहले ही कर दिया गया था प्रेडिक्शन। मेडिकल माइकोलॉजी नाम की किताब में ब्लैक फंगस पर पहले ही आगाह किया गया था। नंबर 1 चेंज करें। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने 3 साल पहले फंगल इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ने की आशंका जताई थी।
बल्कि दावा कर दिया था। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा था कि जल्द ही म्यूकोरमाइकोसिस भारत को बर्बाद कर देगा। देश में तेजी से बढ़ रहे शुगर मरीजों की संख्या के आधार पर ब्लैक फंगस की महामारी का दावा किया। एड्स जैसी कई बीमारियां, गंभीर बीमारियों के मुकाबले डायबिटीज ने फंगल इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ा दिया। ब्लैक फंगस पर चेतावनी देने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्र अभी चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस के स्पेशलिस्ट पैनल में शामिल हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीधे उनको लेकर आए। सर, किस बेसिस पर आपने ये कहा, जो कि आपकी बात सच हो गई, कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है ये अगली महामारी होगी? आपके फेस पे लाइट थोड़ी कम है सर, लेकिन आपने किस बेसिस पे ये कहा? ये बात आपकी एकदम सही हो गई है सर। यस सर। हाँ, मैंने पैंडेमिक तो नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से एड्स आई है हमारी दुनिया में, एड्स में क्रिप्टोकोकस, कैंडिडियासिस, एस्परजिलोसिस, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़े, लेकिन उनके बनिस्बत म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा नहीं बढ़ा था। उस सिचुएशन में म्यूकोरमाइकोसिस को अपसर्ज मिला जब डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़े। तो डायबिटीज साउथ ईस्ट एशिया में, एशियन पेशेंट्स में बहुत होता है और इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है। कई बार तो लोग बड़ा लाइट टोन में बोल देते हैं कि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ऐसे। तो जब डायबिटीज मेलाइटिस का इतना नंबर है तो म्यूकर का डायरेक्ट लिंक है डायबिटीज मेलाइटिस से, तो उसमें ये स्वाभाविक ही था कि म्यूकर का भी इंसिडेंस बढ़ना था। और जैसे जैसे हम पेशेंट्स को देखते गए अपने वार्डों में, ईएनटी में खासकर, स्किन में या दूसरे वार्ड्स में, तो नंबर बहुत होता था। कई बार तो 1 या 2 रेगुलर मरीज होते थे किसी न किसी वार्ड में, कई बार 4-4 मरीज भी होते थे हमारे पास। और जहां हम इंटरवेंशन कर देते थे वो मरीज बच जाते थे टाइमली इंटरवेंशन से। तो ये देखते देखते जब मैं ये बुक लिख रहा था 2017 एंड में, और जनवरी में तो आई गई थी 2018 में, कि हमने ये मतलब उसी टाइम यही देखा कि साउथ ईस्ट एशिया में ये इतना बड़ा एक चैलेंज आ गया है मेडिकल साइंस के लिए। तो म्यूकोरमाइकोसिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया शॉर्टली इन ए कपल ऑफ ईयर्स। ये एक फ्लो में लाइन लिखी गई थी उस टाइम जी। हमें खैर ये तो नहीं मालूम था कि यहाँ कोई कोरोना आएगा या ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने ये कहा था कि भारत को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपके हिसाब से सर ये म्यूकोरमाइकोसिस कब तक रहेगा? बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बोला था कि इट विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। सर ये कब तक रहेगा? और ये तो देखो, अब जो कोरोना की सिचुएशन हुई है उसी में ही है। तो जब कोरोना का जो ये रेगुलेट हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा, या जैसे भी इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टीरॉयड थेरेपी कंट्रोल हो जाएगी, इवेंचुअली ये म्यूकर भी कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर जगदीश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं अपने सारे पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा वेरी क्विकली। यहाँ पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि अब देश में आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, देश में आपका भविष्य क्या होगा, इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल। सर स्वागत है आपका। आपको दिखाई दे रहे हैं विजय सरदाना, इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बढ़िया एनालिसिस हमारे साथ करते आए हैं। हमारे साथ हैं एस रवि, जिनको मैं अगर इकोनॉमिस्ट बोलूं, एक्सपर्ट बोलूं तो गलत नहीं होगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इतना ही नहीं कई बैंकों के पैनल में ये रह चुके हैं। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं अश्विनी मुंबई से, मेरे साथ कुमार कुंदन दिल्ली से हैं, और मानव हमारे साथ दिल्ली से हैं। डॉक्टर चंदर, मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर, कोरोना से 1 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। बड़ी खबर, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, कोरोना से 1 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में खुलासा, कोरोना के 1 साल ने गरीबी में देश को 8 से 9 साल पीछे कर दिया। 2006-2016 के बीच 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। कोरोना ने गरीबी के मामले में देश को 9 साल पीछे धकेला। 1 साल में लोग ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इस स्टडी पर जाने से पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं इसकी क्या क्या डिटेल है। आइए देखिए, यहां पर आपके सामने जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, देखिए इधर
कोरोना काल में देश में 8 से 9 साल पीछे चला गया। कोरोना काल में देश 8 से 9 साल पीछे चला गया। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है, प्ले करें इसको, नेक्स्ट दिखाएं यहां पर बहुत तेजी से। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए। नेक्स्ट चेंज करें, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021, 1 ईयर ऑफ कोविड-19 नाम की इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में 2006 वाली हालत में लौटने की नौबत बन गई है। 2005, 2006 से 2015, 2016 तक 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले थे, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं। कोरोना की मार से एक साल में 23 करोड़ लोग फिर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। गरीबी के मामले में देश फिर 8 से 9 साल पीछे चला गया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 50% लोगों को या तो नौकरियां गंवानी पड़ी या फिर उनकी सैलरी कम हो गई। ये बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा, इस खबर को ब्रेक कर रहा हूं मैं आपके सामने। अश्विनी मेरे साथ हैं। अश्विनी, मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल, बहुत सारे लोग वहां से निकले, ये जो खबर आई है, क्या क्या इनपुट है इस खबर पर अश्विनी? और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अश्विनी ने आज ही अपना वैक्सीन डोज दिया है। कांग्रेचुलेशन अश्विनी। थैंक यू निशांत। देखिए, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें पिछले कुछ समय से, जब से ये पेंडेमिक आया है, तब से लगातार जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा इफेक्ट हुई हैं इससे। मुंबई से हमने पलायन भी देखा, क्योंकि मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। पूरे देश से लोग यहाँ पर अपने रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आज भी हैं जो बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की जो स्थिति रही, जो समस्या रही, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए भी मुश्किलों का एक सबब बना। तो ऐसे में जो छोटी इंडस्ट्रीज रही, उनको कहीं ना कहीं इसका ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसका नतीजा ये रहा कि जो रोजगार बढ़ने की उम्मीद थी वो रोजगार बढ़ी नहीं, और उसके अगेंस्ट वो बहुत कम होती गई। नतीजा अब सामने है कि रोजगार की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो रही है, और इसी तरह से अगर आगे कुछ महीनों में अगर स्थिति बनी रही तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। निशान, ये बहुत परेशान करने वाली रिपोर्ट है। आप मेरे साथ अश्विनी बने रहिए। मैं क्विक रिएक्शन विजय सरदाना जी से लूंगा और फिर उसके बाद रवि सर से। विजय सर, 23 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या समझा जाए सर? ये बात सही है आपकी, क्योंकि देखिए जिस तरह से लॉकडाउन में खासकर जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स जॉब जितने भी रहे, उसमें जितने लोग डिपेंडेंट थे उनको काम कम मिला या नहीं मिला। निश्चित रूप से जब इनकम सोर्सेज कम होते हैं तो पॉवर्टी बढ़ती है, लेकिन ये लॉकडाउन का असर है। और ये जो 23 करोड़ का आंकड़ा है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे पेंडेमिक का इफेक्ट कम होगा, वापस जब लोग काम पे जाएंगे, इनकम सोर्सेज शुरू होंगे। विजय सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन की, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। नॉर्मलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं एक और इसी रिपोर्ट का एक और पार्ट आपको दिखाता हूं, और फिर उसके बाद मैं अपने एक्सपर्ट से एक और चीज पूछूंगा। आइए जरा इस रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको समझे, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट वॉल है, गरीबी रेखा से मिडिल क्लास तक पहुंचने में 7 पीढ़ी का समय लगता है। 7 जनरेशन, 7 पीढ़ी का समय लगता है गरीबी रेखा से वापस मिडिल क्लास पर आने में। और गरीबी पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट देखिए जरा। यहां पर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। भारत के गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में कई साल लगेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4 पैमानों पर गरीबी नापता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अच्छी शिक्षा गरीबी नापने का पैमाना है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी तक पहुंच भी गरीबी नापने का पैमाना है। काम के मौके, सैलरी और काम का ढंग भी गरीबी नापने का पैमाना है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे से भी तय होती है गरीबी रेखा। इस ग्राफिक्स के साथ मेरे साथ एस रवि सर मौजूद है। सर, सवाल खड़ा ये होता है कि 7 जनरेशंस लग जाती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से मिडिल क्लास तक आने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, इस कोरोना ने परसेप्शन चेंज कर दिया। फॉर इंस्टेंस, रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें, उनका टेक अवे बिजनेस टोटल 15 to 20% होता था। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी हालत पस्त हो चुकी है। अब वो कैसे सरवाइव करेंगे? पिछली बार ट्रेलर था, इस बार तो पूरी पिक्चर ही खराब हो गई उनकी।
मिसाल के तौर पर रिटेल सेक्टर की अगर बात करें, सारा फोकस ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर एयरलाइन की बात करें, जो कि पहले से ही ब्लीड कर रही थी, अब लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे, परसेप्शन चेंज हो गया और ऊपर से ये रिपोर्ट। योर टेक सर। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी महामारी होती है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और रिपरकशंस होती हैं। और आप ये देखिए, अगर जैसे स्पेनिश फ्लू में भी जब हुआ या कोई भी इतना बड़ा जब महामारी होती है तो उसके बहुत सारे साइड इम्पैक्ट होते हैं। और यही नतीजा है कि देखिए, लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, अपना व्यवसाय खोया, और लघु उद्योग खास तौर से बहुत ज्यादा वो उनको बंद करना पड़ा। ऊपर से गवर्नमेंट के पास ये था कि हेल्थ पे फोकस करें कि वो उद्योग पे फोकस करें। तो एक मिडिल पाथ लिया गवर्नमेंट ने भी, जैसे आत्मनिर्भर प्रोग्राम वगैरह। तो दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया, लेकिन हमारी कंट्री का प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से हम डेवलपिंग कंट्री की ओर आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे साथ है कि हमारी कंट्री बड़ी कंट्री, हम इसको किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग बस लास्ट 2-3 साल से उभर रहे हैं एक तरह से, और ये पैंडेमिक के कारण जो लोगों का व्यवसाय गया है और उसके कारण एम्प्लॉयमेंट गया है, और लोगों में एक जो डर है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आपने देखा होगा लास्ट पैंडेमिक में और इस पैंडेमिक में बहुत कम देखा, पर लोग माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए। क्यों गए वो? क्योंकि वो सुरक्षित फील नहीं कर रहे थे। उनको ये नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे सुरक्षित, अपने गांव अपने परिवार के पास जाना चाहते थे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे, कि इसको लाने के लिए वापस, इन लोगों को वापस लाने के लिए डी अर्बनाइजेशन और छोटी सिटी, स्मार्ट विलेजेस, इस पे फोकस करें। मैं रवि सर, अगर मैं आपकी चीज में ऐड करूं, आप उसी मॉडल पर ले जाने की बात कर रहे हैं जिसका आज से कई समय पहले महात्मा गांधी जी ने जिक्र किया था कि जो रूरल सेक्टर है उस तरफ वापस जाइए, वहां से आप स्वराज लेकर आइए, वहां से आत्मनिर्भर बनाइए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आत्मनिर्भर प्रोग्राम में भी देखिए तो एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस है। आप देखेंगे तो नेचुरल, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिटी में तो नहीं हो सकती, वो तो छोटी जगह होगा। और इसीलिए हम लोग जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम तो डी अर्बनाइजेशन करना चाहिए, छोटी जगह पे फोकस करना चाहिए। लोग अपने घर के पास रहेंगे और उनके परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए ये जैसे अभी सेकेंड वेव बोला लोगों ने, अब हम किसी को भी नहीं मालूम कि ये थर्ड वेव कब आने वाला है। और ये चीज जो है सबसे ज्यादा मानसिक तनाव उसी का है, और सब लोग असुरक्षित इसी कारण से हैं कि उनको पता नहीं है कि थर्ड वेव, अनसर्टेनिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। रवि सर, ये मैं इस चीज को आज और इलैबोरेट कर रहा हूं। मैं आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। और विजय सर, मैं इकोनॉमी और कोरोना दोनों को ब्लेंड करके आज हमने ये शो बनाया है, और आप सब लोग हैरान हो जाएंगे जो अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का दूसरी लहर में अब तक 420 डॉक्टरों की मौत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आईएमए ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 420 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए ने कहा सबसे ज्यादा दिल्ली के 100 और बिहार के 96 डॉक्टरों की मौत। कोरोना की पहली लहर में 747 डॉक्टरों की हुई थी मौत। कोरोना संक्रमण से अब तक 1167 डॉक्टर की जान जा चुकी है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके डॉक्टरों की भी मौत हो रही है, ये भी जानकारी है। की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, आइए जरा सीधे लेकर चलता हूं मैं आपको। कोरोना की दूसरी लहर, इसके ऊपर का जो इम्पैक्ट है, फिर मैं कुमार कुंदन के पास आ रहा हूं। आइए जरा प्ले करें इसको यहां पर, जो हमारे पास जानकारी है ये देखें, जो हमारे पास यहां पर जानकारी है वो देखें आप। क्या कहा इन्होंने, कोरोना की पहली लहर डॉक्टरों पर कहर, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से एक और प्रॉब्लम हो गई है। प्ले करें इसको यहां पर। कोरोना की दूसरी लहर धरती के भगवान पर भी कहर। इधर देखें, कोरोना की पहली लहर में 747 डॉक्टर्स की मौत हुई। दूसरी लहर, ये यहां पर, ये देखें अब आंकड़ा हमारे सामने है, ये देखें आईएमए की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश 22, पश्चिम बंगाल 71, आंध्र प्रदेश 70, तमिलनाडु 91, कर्नाटक 96। ये पहली लहर का मामला आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट चेंज करें तुरंत। यहां पर
सबसे ज्यादा 91 डॉक्टर्स की मौत तमिलनाडु में हुई थी, पहली लहर की हम बात कर रहे हैं। चेंज करें इसको तुरंत। अगर कोरोना संक्रमण से अब तक 1167 डॉक्टर्स की जान जा चुकी है, 420 डॉक्टर्स खाली इसमें हुए। चेंज करें इसको यहां पर दूसरी लहर में। और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, ये हमारे सामने फैक्ट है। दिल्ली में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की जान गई है। चेंज करें इसको तुरंत। यहां पर ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ये देखें आप। सीधे मैं चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, दिल्ली और बिहार में इतने ज्यादा केसेस की वजह क्या है? देखिए, दो बातें हैं। अगर पिछली लहर में भी देखें और इस लहर में भी देखें, एक चीज तो क्लियर है कि जिन जिन स्टेट्स में कोरोना के ज्यादा मामले हुए, उन जगहों पर डेथ्स भी ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स के हुए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। जहां तक दिल्ली की बात करें तो इस बार ये समझ से परे है कि आखिरकार दिल्ली में 100 डॉक्टरों की मौत कैसे हुई है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो सिर्फ 23 के आसपास हुई, जो एक तरह से देखें 54 डेथ्स दिल्ली में है। इसी तरीके से बिहार में अगर देखें तो 96 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दिल्ली और बिहार दो ऐसे जगह हैं जहां पे डेथ सबसे ज्यादा हुए हैं, अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर स्पेशली डॉक्टरों की बात करें तो ऐसे में आने वाले दिनों में कब, कैसे और कहां क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि ये मतलब किसी के समझ से बाहर है कि डॉक्टरों की मौत आखिर इन्हीं दोनों स्टेट्स में क्यों हुई ज्यादा, क्योंकि केसेस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में और भी ज्यादा मौत मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुमार कुंदन, मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता है, अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर गुप्ता, जब डॉक्टर्स इतने, डॉक्टर वली भी आ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ है डॉक्टर वली, जो कि कोरोना वॉरियर भी हैं। इन्होंने कोरोना से जंग जीती और आईसीयू में रहने के बाद विक्टोरियस वापस आए। डॉक्टर गुप्ता, अगर बात की जाए कोरोना की इस लहर का, हम देख रहे हैं इसका इंपैक्ट डॉक्टर्स पे ज्यादा हुआ है, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जा सकता है जो सरकार की तरफ से हो या कहीं से भी हो, जिससे कि उनका प्रोटेक्शन हो? ये इतना बड़ा नॉलेज सेंटर है, इतने बड़े हमारे केयर गिवर्स हैं, अगर ये वनरेबल हो गए तो फिर लोग कहां जाएंगे? सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा निशान जी आपके एनर्जी लेवल को। दूसरी बात, आपने डॉक्टर्स के जो डेथ हुई है 420 मामले, सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, हो चुके हैं 750 से करीब उसमें। तो मैं तो खुद चकित हूँ, लेकिन उसके 3 रीजन बता सकता हूँ। एक तो डॉक्टर्स आर फ्रंट लाइन वर्कर्स मोर देन नर्सेज, बिकॉज दे आर टेकिंग राउंड्स ऑल्सो एंड दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट डायरेक्टली। डॉक्टर्स में वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को डेथ हुई है, और 2 वैक्सीन डबल डोज भी लग गई, चाहे कोवैक्सीन हो। डॉक्टर के अग्रवाल सर, बिगेस्ट एग्जाम्पल। बिगेस्ट एग्जाम्पल, उनका रीजन मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, ही वॉज टेकिंग सम मेडिसिन फॉर हिज अदर डिजीज ऑल्सो, ठीक है। So that is a big example, and he was a personal friend, and it was a really great tragic for me personally. तो ये जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और दूसरा ये है कि कुछ हद तक हमको लगता है डॉक्टर्स ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। मैं अपने को देख लूं, कई बार मैं फर्स्ट वेव में लगातार अपोलो आता रहा, अभी भी आ रहा हूं अपोलो में, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि पेशेंट्स को डायरेक्टली करते हैं। लेकिन डेथ क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर द पीपुल हु गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, दे आर द पीपुल हु गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट बिकॉज दे हैव द हॉस्पिटल्स एंड इमीडिएटली मिल जाता है। कोरोना का जो सेकेंड म्यूटेंट वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस है, इट इज हाईली कॉन्टिजियस एंड हाईली विरुलेंट, अर्ली निमोनिया करता है। और उसके बावजूद हमने देखा हमारे हॉस्पिटल, जो 5 स्टार हॉस्पिटल कहूंगा, इसमें भी कई पेशेंट जो डॉक्टर्स थे, उनको हमारे कोई जान पहचान के थे, नॉट अपोलो डॉक्टर, अदर डॉक्टर्स, उनको सब कुछ देने के बाद भी कुड नॉट सेव हिम। तो इट इज एक्चुअली द विरुलेंस ऑफ द वायरस which is making everybody vulnerable. सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक चीज आप, हाँ प्लीज गो अहेड। ओके, वैक्सीन के बारे में बता दें। वैक्सीन की एफिकेसी जो 70% या 80% है, हम लोग अपनी एंटीबॉडी चेक नहीं कराते। मैं अभी भी कहूंगा एटलीस्ट डॉक्टर शुड गेट। सर, मैं आपकी ये बात को आगे बढ़ाने वाला था, एग्जैक्टली, और मैं डॉक्टर वली से ये बात पूछने वाला था। डॉक्टर वली, और ये एक बहुत स्टनिंग बात मैं बता रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। यूपी से मुझे कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स के फोन आए, उन्होंने मुझे बताया कि निशांत भाई 16 जनवरी को हमने पहली जो वो हुई थी वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें हमने वैक्सीन लिया और दूसरा डोज भी लग गया, लेकिन आज जब इम्यूनिटी चेक कर रहे हैं, एंटीबॉडीज चेक कर रहे हैं, तो हमारी एंटीबॉडी सिर्फ 80 निकली। मतलब वैक्सीन का असर खत्म। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मैं मान सकता हूं कि उनको फरवरी तक लगा होगा दूसरा डोज। फरवरी, मार्च, अप्रैल में 3 महीने में ही एंटीबॉडीज खत्म। ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग चीज है सर, कि आपके शरीर में वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज ज्यादा दिन तक ही नहीं टिक रही हैं।
निशांत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। देखिए, इसमें फॉलोअप बहुत जरूरी है हम लोगों का, और हम जिस इम्यूनिटी को लेके चल रहे हैं उसका, और सबसे अच्छी इम्यूनिटी बनती है कोरोना से पीड़ित होने के बाद, और वो करीब 6 महीने तक तो बहुत अच्छी रहती है, 6 months to 1 year। तो एक तो टीका कब लगना है ऐसे कैंडिडेट्स को, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पोस्ट वैक्सीनेशन स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैक्सीन क्लेम कर रहे हैं अपनी एफिकेसी और इम्यूनिटी का बनना, उसमें हम कवर हो गए कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। एहतियात बहुत जरूरी है, मास्किंग बहुत जरूरी है, जब तक हम हॉस्पिटल में रहे मास्क बिल्कुल ना खोलें, ये बहुत जरूरी है, और एंटीबॉडी टाइटर अपना उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत उन सब डॉक्टरों को जो कोरोना के वॉरियर्स हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस एपिसोड 1 एपिसोड 2 में, जिनकी तादाद करीब 1000 हो चुकी है आईएमए के हिसाब से, और अगर हम जो आईएमए के नॉन मेंबर्स हैं उनको भी जोड़ लें तो शायद ये डबल हो जाएगी। उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने जो है नेक सेंटिमेंट्स उनके लिए दुआ देता हूँ, और उनकी फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ये इसमें ऐड करता हूँ। तो ये हमको बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप जो बता रहे हैं, हम सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त फ्लैश कर रही है मेरे यहाँ पर, लेकिन आप जो बता रहे हैं सर, आयरनी देखिए, कई डॉक्टर्स को अभी तक इंश्योरेंस का पैसा तक नहीं मिला है। अब इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? सरकार को बेयर मिनिमम ये इंश्योर करना ही चाहिए, और इसमें बिहार के ज्यादा डॉक्टर्स हैं जिनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है, मतलब ये बहुत उनके परिवार वालों को लेकिन इस वक्त बड़ी खबर विजय सर आपके लिए और एस रवि सर आपके लिए। कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगारी दर 14.15% तक पहुंची। 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.4% हुई। 9 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.67% थी। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसकी ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 9 से 16 मई तक एक हफ्ते में दुगनी हुई बेरोजगारी। आइए जरा मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूं, ये जरा देखें और आप समझें जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये देखें, कोरोना की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.45%। शॉकिंग है। नेक्स्ट चेंज करें इसको तुरंत यहां पर। 9 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 8.67%। एक हफ्ते में, चेंज करें, एक हफ्ते में बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। पिछले साल अप्रैल मई में बेरोजगारी दर 23% थी। महानगरों और शहरों में मजदूरों का पलायन जारी है। 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर 49 हफ्ते में सबसे ज्यादा। लॉकडाउन के कारण राज्यों में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2020 और 21 में देश में औसत बेरोजगारी 8.8% थी, और हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। विजय सरदाना सर के पास में आऊंगा। सर, बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमने प्रॉब्लम तो बता दी अपने दर्शकों को, आप जैसे 2 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास लेजेंडरी। विजय सर, सोल्यूशन क्या है? सीधे बताइए, सरकार को अभी क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर? देखिए निशांत जी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किया और अभी हम बात कर रहे हैं गरीबी और बेरोजगारी को लेके, ये इस बीमारी और लॉकडाउन के साइड इफेक्ट हैं जो इकोनॉमी में हमें दिख रहे हैं। अगर आप कहें कि कल क्या हो सकता है, कल कुछ नहीं हो सकता। जब तक स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होगी, जब तक हम लोग वापस लॉकडाउन से बाहर नहीं आएंगे, वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा, लोगों को कंफर्ट नहीं आएगा कि अब मैं खुल के बाहर जाके काम कर सकता हूं, तब तक ये इकोनॉमी पे स्ट्रेस रहेगा। हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि हमें उस तरह के अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करनी है, उस तरह से अर्बनाइजेशन की बात करनी है जहां पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, ताकि अगर किसी देश में आने वाले महीनों में भी अगर लॉकडाउन करना पड़े तो बाकी एरिया सुरक्षित रहें, सिर्फ इन्फेक्टेड एरिया को कॉर्डन ऑफ करके क्वारंटाइन किया जाए। तो हमारे पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट मॉडल्स को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।
और हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे अगले 2 साल। विजय सर, मैं आपसे दो चीज पूछता हूँ। विजय सर, दो चीज पूछता हूँ। जिनकी नौकरी गई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्सपोर्टर्स का बट्टा बैठ गया है पूरी तरीके से, सब खत्म हो चुका है, बुरा हाल। रेस्टोरेंट्स का भी मैंने उदाहरण दिया। होटल इंडस्ट्री हो सकता है 2 साल में रिवाइव करे, लेकिन रेस्टोरेंट्स में लोगों के अंदर फियर साइकोसिस रहेगा, माने या ना माने, लेकिन आने वाले 2 साल तक रहेगा। आप एयरलाइंस, वो ऑलरेडी ब्लीड कर रहे थे, उनका बुरा हाल। बैंकिंग स्ट्रक्चर, अभी मैं बीएसई का दिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ बीएसई के फॉर्मर चेयरमैन बैठे हुए हैं। बीएसई अगर बात की जाए, बीएसई में अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें पता है कितनी तरीके से, कितनी तेजी से जो बैकडोर लोन्स हैं वो सब आने वाले हैं। अब ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए इमीडिएटली 2-3 स्टेप्स क्या किए जाएं? रोजगार कैसे इकट्ठा, लोगों को रोजगार कैसे हो, कैसे लोगों की मदद हो, कैसे नौकरियां आए, कैसे इन सेक्टर्स को संभालें? सिर्फ पैसा तो पंप इन करने से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए हर कंपनी को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर एमडी, सीईओ को, हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सोचना होगा, ये मान के कि इस तरह के हालात अगले साल, 2 साल, 3 साल चलेंगे, तो हमारे को क्या क्या बदलाव करना है अपने काम करने के तरीके में। पहला बदलाव जो विजिबल है वो दिखता है कि वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट एक एक्सेप्टेड नॉर्म है। हाँ। दूसरा, जो रेस्टोरेंट बिजनेस की आपने बात करी, उनको डाइनिंग इन की जगह अब होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट पे बाई एश्योरिंग हाइजीन एंड कंफर्ट टू द बायर, ये उन पे नए विचार करने होंगे। लेकिन सर, वो तो सिर्फ अभी 25% ही है मार्केट का शेयर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो फैक्टर आएगा आने वाले समय में, जिसपे हमें ध्यान देना होगा, एक है आपका एयरलाइन, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल जो होता था लोग एयरलाइन से करते थे। जब आप वर्क फ्रॉम होम और वीडियो कॉन्फ्रेंस से बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने की जरूरत 1/10 रह गई है और उससे भी कम। तो एयरलाइंस विल बी आइदर फॉर पर्सनल यूज और ओनली फॉर टूरिज्म पर्पज, अगर टूरिज्म आउट जो हमारे लोकेशन है वो खुलते हैं तो एयरलाइंस पे स्ट्रेस रहेगा। इसीलिए एयरलाइन से रिलेटेड है आपकी होटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो जब तक ह्यूमन मोबिलिटी, जो हिंदुस्तान का करीब 20% इकोनॉमी है, 20% ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम नॉन एसेंशियल कह सकते हैं आज की तारीख में, एयर ट्रैवल, 5 स्टार होटल, ईटिंग आउट, ये जब नॉन एसेंशियल सर्विसेज पे इम्पैक्ट आएगा तो इनको अपने बिजनेस मॉडल अभी तक ना अभी से बदलना होगा। बहुत सारे पॉइंटर्स रखे हैं, ये बड़ा क्लियर है। मैं एक फैक्ट दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं रवि सर के पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी इस देश की जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके बारे में हमने बात नहीं की, वो है एसएमईज, और उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया अभी तक। आर्थिक मोर्चे पर बदहाली, लेकिन शेयर बाजार में तेजी। अब ये देखिए, बड़ा रोचक मामला है। एक साल में 23 करोड़ लोग गरीब हुए, लेकिन 21 मई को सेंसेक्स 976 अंक बढ़कर 50,000 के ऊपर चला गया। चेंज करें भाई साहब यहाँ पर, ये बड़ा रोचक है। जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है, उनके लिए सबसे बड़ा आईना है। 16 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.1445% हुई। फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में भारी बढ़त देखी गई। यहां पर नौकरियां जा रही हैं, वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में बढ़त हो रही है। ये देखिए कलयुग। नेक्स्ट चेंज दिखाइए यहां पर। मार्च 2021 में 37% कम लोगों को रोजगार मिला। बाजार का कुल मार्केट कैप 218.14 लाख करोड़ रुपए के पार। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, तुरंत चेंज करें यहां पर। 2020 के मुकाबले 55.5% परिवारों की आमदनी बंद हुई। 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचे कई शेयर। ये देख रहे हैं आप, ये क्या विडंबना है। इसको प्लीज जूम इन क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा जूम इन करें। 41.5% परिवारों की इनकम पिछले 1 साल से नहीं बढ़ी है, लेकिन एसबीआई का शेयर 5% बढ़ गया है। ये ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। रवि सर मेरे साथ हैं। रवि सर, ये किसी के ऊपर तंज नहीं है, किसी के ऊपर सरकाज़म, ये सटायर नहीं है। बस ये कोशिश थी लोगों को बताने की दैट स्टॉक मार्केट जो है वो रियल रिफ्लेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, जो अब आने वाले समय में शायद कुछ लोगों की तरफ से प्रेजेंट किया जाए कि कैसी बात कर रहे हैं। रवि सर, मैं आपसे सीधे जो एसएमईज होते हैं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, उनको कैसे सर्वाइव किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, कैसे इसको रिवाइव करेंगे सर? देखिए, एक पुरानी कहावत है, डिजास्टर, एनी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। ओ वेल सेड सर। हम लोगों ने बहुत ह्यूमन लाइफ लूज किए हैं और हम लोग ने पूरी कंट्री
मौका है कि हम इसको अपने आप को री एस्टैब्लिश करें अपने आप को। हमारे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स वैसे भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। हम लोग अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, ये सब पे हमारा फोकस नहीं और हमारा फोकस हटते जा रहा था। इवन जो बैंक हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की ओर पैसा देने को तैयार थे, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज बदली है। तो हमारे को वापस ये जो लघु उद्योग है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मेरा ये विचार है कि देखिए, एक दिन में ये सोल्यूशन नहीं आ सकता। आज हम लोग को इसका प्लानिंग कर लेना चाहिए और एक डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है कब तक चलेगा हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई भी एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये मान के चलना चाहिए कि 1-1.5 साल इस तरह की तकनीक होगी, जब तक सबको वैक्सीन नहीं होगा और सब जगह से ये कोरोना एकदम डिसअपियर नहीं होगा, तब तक ये पैंडेमिक चलेगा। क्योंकि हम लोग थोड़ा हमारा सर, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल हो सकता है गलत दे रहा हूँ, एक गलत मुल्क का दे रहा हूँ। एग्जाम्पल गलत नहीं है लेकिन मुल्क गलत है। इस डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढी चाइना ने, और वो हम देख रहे, बावजूद इसके कि उसने सारे कलंक किए, सारे कुकर्म किए, बावजूद इसके वो रिवाइव कर रहा है, वापस रिवाइवल मोड पर आ रहा है। क्या हमारे पास उससे कुछ सीखने के लिए है सर? देखिए, अगर चाइना को आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, वो 35 साल से उनकी प्लानिंग हो रही है। अच्छा, कैसे दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, कैसे ट्रेड बढ़ाएंगे, कैसे डीप पॉकेट्स करेंगे, ये और कैसे सिटीज को रीऑर्गेनाइज करेंगे, ये 30 साल से उनका प्लानिंग है। वो 10, 15, 20 साल से अगर आप कोई भी आप पेपर्स देखेंगे या कोई उनका कंसेप्ट पेपर्स देखेंगे, तो 30 साल से उनकी तैयारी है। उनके एयरपोर्ट्स को देखिए, हमसे 10 साल पहले आ चुके हैं। उनके एक्सपोर्ट्स को देखिए, जो हमसे कितने ज्यादा टाइम है, 50 टाइम्स ज्यादा है। और उनके फाइनेंशियल सेंटर को देखिए, हांगकांग को देखिए, आज वो सबसे 4th लार्जेस्ट है। तो ये सब चीजें वो 10 साल पहले से प्रिपेयर्ड हैं। हमको ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम चाइना से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म जब तक नहीं होगी और इस कॉम्पिटिशन को हम नहीं जीत सकते। ओके, वेरी क्विक रिएक्शन सर, एक शार्प रिएक्शन, उसके बाद मैं एक और खबर बता रहा हूं। रवि सर, सबसे पहले कौन से 2 सेक्टर्स हैं जिस पर भारत सरकार को फोकस करना होगा? एविएशन और टूरिज्म। ओके, लेकिन आपको लगता है टूरिज्म कुछ हो पाएगा सर? लोग आएंगे, विल दे ट्रैवल? See, tourism will open out in the next 1 year, पर अभी टाइम है। टूरिज्म, एविएशन, क्योंकि ये दोनों में अगर इसका कोलैप्स होगा तो वापस रिकवरी नहीं होगा। और तीसरा लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री। अंडरस्टूड, ये 3 सेक्टर्स आपने बोले। कंट्रोलेबल नहीं है, लघु उद्योग कंट्रोलेबल है, हम उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पॉइंट टेकन। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर जो कि ब्रेक कर रहे हैं कुमार कुंदन और मानव। कोरोना संकट के बीच देश में ब्लैक फंगस से हाहाकार। 15 राज्यों में ब्लैक फंगस के अब तक 9,320 केस, 235 लोगों की मौतें। गुजरात में सबसे ज्यादा 5,000 केस, 11 राज्यों में महामारी घोषित। गुजरात में पहली बार 15 साल के किशोर भी हुआ ब्लैक फंगस का शिकार। संक्रमण के चलते कई मरीजों को निकालनी पड़ी आंखें। आइए जरा सीधे यहां पर चलते हैं, फिर मैं मानव से ग्राउंड रिपोर्ट लेना चाहूंगा कि कोरोना पर भारत पर क्या हाल है, दिल्ली का क्या हाल है। आइए जरा प्ले करें यहां पर। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें, 11 राज्यों में महामारी घोषित हो गई है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़। बड़ा क्लियर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। ब्लैक फंगस जो है वो थम नहीं रहा है। 11 राज्यों में महामारी इसको घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको तेजी से। अगला जो पर्सपेक्टिव है इसको देखें आप। गुजरात में 5,000 केस, 90 मौत। महाराष्ट्र में 1,500 केस, 90 मौत। राजस्थान में 700 केस, मौत का आंकड़ा रिपोर्ट नहीं किया गया अभी तक। मध्य प्रदेश में 700 केस और 31 की मौत। हरियाणा में 316 केस। दिल्ली इसमें मिसिंग है, जिसके बारे में मानव मुझे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 316 केस, 8 की मौत। बिहार में 117 केस, 2 की मौत। छत्तीसगढ़ में 101 केस, 1 की मौत। कर्नाटक में 97 केस, 1 की मौत। दिल्ली में 250 के ऊपर केस हैं। मानव, मैं आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली का क्या हाल है ब्लैक फंगस को लेकर, वेरी क्विकली।
निशान देखिए, दिल्ली में 250 से ज्यादा केस हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कल पहली बार ब्लैक फंगस से आधिकारिक तौर पर मौत दर्ज की गई है। कल रात को ये जानकारी हमारे पास आई कि गंगाराम हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है। आंकड़ा पूरी दिल्ली का देखें तो 10 के आसपास है, लेकिन क्योंकि ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सरकार ने जारी नहीं किया, जो हमारे सूत्र है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3 से 4 जो बड़े अस्पताल है वहां पर 10 से ज्यादा मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। लेकिन हम इसकी पुष्टि तभी करेंगे जब सरकार इस पर बोलेगी, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मौत के आंकड़े हैं वो दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किए हैं। सरकार ने ये जरूर कहा है कि 250 के आसपास मरीज है। LNJP हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 12 मरीज हैं और सरकार ने दवाई मरीजों तक पहुंच सके इसके लिए कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन अभी कुछ ठोस कदम निशांत हमको जमीन पर दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे। क्या हाल है बताइए, दिल्ली के क्या हाल है, देश के क्या हाल है, कैसे इससे हेल्थ मिनिस्ट्री निपट रही है? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज जो केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाएं हैं उसका जो एलोकेशन किया है उसमें अगर हम बात करें तो 8 राज्य देश के ऐसे हैं जिसमें कि दिल्ली भी शामिल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इन राज्यों को उन्होंने ज्यादा दवाएं दी है। मतलब हालांकि दवाओं की जो अभी खेप गई है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम टोटल मेडिसिन देखें तो उसमें से इन राज्यों में ज्यादा दवाएं दी है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के पास इस बात का इनपुट आया है कि देश के 8 राज्य ऐसे हैं जो सीवियरली इफेक्टेड हैं। अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की चपेट में है, तभी इन राज्यों में ज्यादा दवाओं की डोज दी जा रही है, बशर्ते कि उन राज्यों के जिन राज्यों में कम केसेज है। जहां तक आपने दिल्ली का हाल पूछा, तो अभी तक जो केंद्र सरकार ने साफ किया है कि राज्य सरकारें जो है इस बीमारी को महामारी घोषित करें। दिल्ली सरकार ने अभी तक इस बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया है, जबकि उत्तराखंड, राजस्थान और कई सरकारों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। तो जहां तक सरकारी दस्तावेजों की बात है, सरकारी दस्तावेज में अभी भी दिल्ली में उस स्तर पर ब्लैक फंगस नहीं पहुंचा है, ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है। मैं क्विक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगा करके बता रहे थे डॉक्टर गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता, इमीडिएट सोल्यूशन सर, वेरी शार्प रिएक्शन 30 सेकंड्स में। इमीडिएट सोल्यूशन क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार के अलावा जो हॉस्पिटल्स में इलाज कर रहे हैं उनको बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस भी जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मौत के आंकड़े आर नॉट मैचिंग। 50% मोर्टेलिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड व्हेन यू हैव ब्लैक फंगस इन कोविड निमोनिया पेशेंट, और कोविड पे की डेथ रेट भी ज्यादा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर एम्फोटेरेसिन बी जो कि इसमें शॉर्टेज में है, बड़े अस्पताल में, हमारे अस्पताल में तो अवेलेबल है, बाकी कई छोटे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में जहां कोविड इलाज हो रहा है, उनके लिए क्या करा जाएगा? उनके लिए मैं यही राय दूंगा बाकी साथी फिजिशियंस के लिए कि देखिए, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो इम्यूनिटी कम होती है। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंट्रावीनस विटामिन सी शुरू करिए हाई डोज में, और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो इमीडिएट बूस्ट करते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को। जब तक एम्फोटेरेसिन बी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, पोसाकोनेजोल नहीं हो पा रही है, तब तक ये 2 दवाई। आई विल रिपीट, आपने कहा हाई डोज में विटामिन सी, इंट्रावीनस, और दूसरा आपने क्या बोला? इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, मेरे मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्यूनोग्लोबुलिन, उनको आप इंक्रीज करें और उससे बेहतर होगा। अच्छा लगा मुझे, डॉक्टर वली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम सब ये सवाल जरूर पूछते हैं कि ब्लैक फंगस कोरोना से बड़ी महामारी बन जाए भारत में आने वाले समय में। क्या ये पॉसिबिलिटी है? आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है निशान जी, क्योंकि ये फैलता है ये भी, और सबसे पहले इससे डॉक्टर को बचाना है। हम लोग हमेशा ग्लव यूज करें हॉस्पिटल में, जो भी हमारे जो डिस्पोजेबल्स हैं, उसके अलावा जो हमारे रूटीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि टेस्ट का और जो सेंस का जो आया था रिपोर्ट, उस समय बहुत से डॉक्टरों को यूके में कोरोना हो गया था, क्योंकि उस समय उन्हें पता नहीं था हम कोरोना का मरीज देख रहे हैं। तो वो पेशेंट पहुंचे थे ENT के पास। तो हमें हाइजीन को बहुत, वन वर्ड इफ यू आस्क मी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए बैरियर फॉर दिस ब्लैक फंगस, वन वर्ड इज हाइजीन। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट, ऑल्सो फॉर डॉक्टर्स। इससे भी बच के रहना है, क्योंकि ये उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना से ठीक होके, निश्चिंत होके, हैप्पी होके। एक तरफ हम ब्लैक फंगस देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक और हमारे देश में फंगस आ रही है, और वो फंगस है लैक ऑफ डेवलपमेंट।
वो फंगस है बेरोजगारी की, वो फंगस है और उस गरीबी की जिससे हमें छुटकारा पाना है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण मार्च में घटी नौकरियां, फरवरी के मुकाबले मार्च में 91,000 कम लोगों को मिला रोजगार। ईपीएफओ के प्रोविजनल पेरोल डेटा से हुआ खुलासा, मार्च 2021 में पहली बार नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 37वीं सदी से ज्यादा कम हुई। सीधे बिग वॉल पर आइए, यहां पर तेजी से ये एक हमारे सामने टेंशन का विषय आ चुका है कि ये देखिए नौकरी कम हो गई। जॉब मार्केट की अगर बात की जाए, श्रिंक कर रहा है जॉब मार्केट। ये मार्च में है जब कोरोना का स्प्रेड शुरू हो रहा था। प्ले करें ईपीएफ को जो डेटा है उसके, मार्च 2021 में 7,16,223 लोग फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बने। नेक्स्ट चेंज करें क्विकली, बहुत तेजी से चेंज करते रहे। फरवरी में 8,07,000 लोगों को रोजगार मिला था। ये देखिए फरवरी में और मार्च में डिप किया। नेक्स्ट चेंज करें इसको तेजी से। फरवरी के मुकाबले मार्च में 91,000 कम लोगों को काम मिला है। मार्च में नौकरी पाने वालों में 18 से 25 साल की उम्र के लोगों की संख्या 37वीं सदी से ज्यादा घटी है। मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर रवि सर से लूंगा। रवि सर, बहुत तेजी से मुझे एक चीज समझाइए, ये जो हमारे सामने डेटा आया है सर फरवरी की अपेक्षा में मार्च में नौकरियां कम हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे जो समझना चाहता हूं सर वो ये है, यूथ को नौकरी कम होने के पीछे की वजह क्या है और कैसे इसको रिवाइव किया जाए। वेरी शार्प रिएक्शन सर। तो पहले मार्च में जो है पैंडेमिक महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, अप्रैल में दिल्ली, फिर साउथ की ओर चला गया। तो क्या है कि ये जैसे जैसे एक तरह से नेशनल लॉकडाउन तो नहीं है पर सभी जगह लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए नौकरियां तो मिलना बिल्कुल एक तरह से मुमकिन नहीं है। तो ये क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैंडेमिक और लॉकडाउन के एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये समस्या आपको फिगर दिख रहा है। इसी वजह से ये सबसे बड़ा सर क्या ये वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा जैसे ही लॉकडाउन हटेगा? नहीं, इसमें समय लगेगा क्योंकि लोगों को, जो मैंने पहले भी बोला, ये अनसर्टन है। लोगों को अपने बारे में नहीं पता, अपने परिवार के बारे में पता, इस महामारी के बारे में पता नहीं है लोगों को, इसलिए अनसर्टनिटी के कारण लोग जल्दी से वापस नहीं आने वाले। आप जो बता रहे हैं चिंता का विषय। विजय सर, ये कैसे रिवाइव करेंगे सर? यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है, जो नॉलेज सेंटर्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स बड़े बड़े, उनकी मौत हो रही है। वी आर लूजिंग देम बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सर? देखिए, बहुत चिंता की बात है, लेकिन इसके अंदर एक रे ऑफ होप जो हम कह सकते हैं वो दिखती है। जब आपकी बहुत सारी सेंटर्स में डिसरप्शन है और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है तो लोकल अपॉर्चुनिटीज निकलती है। मैं 1 मिनट लूंगा उदाहरण के लिए। जी सर। कि अगर कोई सामान आपके यहाँ पे साउथ इंडिया से आता था नॉर्थ इंडिया, आज वो नहीं आ रहा है तो उसकी शॉर्टेज है नॉर्थ इंडिया में। तो जो कंपनियां आज खाली बैठी हैं, जो ट्रेडिशनल काम करती थी, वो अपने आसपास नजर रखें कि नई अपॉर्चुनिटीज क्या निकल के आ रही है और उसमें तेजी से घुसे। ये कहना कि जैसे हम पहले काम करते थे वैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, वो नहीं होगा। आउट ऑफ बॉक्स नए कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, तभी हम रिवाइव कर पाएंगे। बिजनेस एज यूजुअल अगले 3 साल नहीं होने वाला है। पॉइंट टेकन सर। और इतना भी आउट ऑफ बॉक्स ना हो कि हम इलॉन मस्क हो जाएं, जो बिटकॉइन को पहले तारीफ कर रहे थे फिर उसके बारे में उल्टी उल्टी बातें करने लग गए। बहरहाल, जोक सपाट, हमारे सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। रवि सर, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट थैंक यू सो मच। आपका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच आप सभी का। ब्रेक पर जाने से पहले, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसकी बड़ी खबर, कोवैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की छूट नहीं। कोविडशील्ड लेने वाले लोगों को विदेश यात्रा करने की मंजूरी। मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, सिनोफार्म WHO की लिस्ट में शामिल है। ये भारत के लिए झटका है।